हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम दिल का क्या कसूर एक दर्द भरी प्रेम कहानी का 17वां भाग लेकर आ गए हैं। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। निकू ने कहा, ठीक है आंटी, मैं सब बहुत जल्दी सीख जाऊंगी। आपको पता है मैं बहुत समझदार हूँ। निकू की बात सुनकर तरुण ने धीरे से कहा, हाँ पता है कि तुम बहुत समझदार हो। अक्ल दो पैसे की भी नहीं है तुम्हारे अंदर। तरुण की बात सुनकर निकू ने उसे घूर कर देखा। दरअसल तरुण ने ये बात बहुत धीरे से कही थी, जिस वजह से कादम्बरी जी और रणविजय जी ने उनकी बात नहीं सुनी थी। पर निकू उसके साथ ही बैठी थी, इसलिए उसने ये बात सुन ली थी और अब वो गुस्से से तरुण को घूर रही थी। तो तरुण ने भी अपनी भौहें चढ़ाते हुए कहा, क्या ऐसे देख रही हो? क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? शक्ल देखी अपनी, ऐसा लगता है कि जंगल से बंदरिया उठकर आई हो। निको साइड में रखा हुआ फ्रॉक उठाया और उसे तरुण की थाई पर जोर से प्रेस करते हुए कहा, अब बोल कर दिखाओ, क्या बोल रहे थे? निको के अचानक से ऐसे फ्रॉक को उसकी थाई पर दबाने से तरुण के मुंह से एक चीख निकली, जिस वजह से रणविजय ने तरुण की तरफ देखा, पूछा, तुम्हें क्या हुआ? तो तरुण ने किसी तरह से अपने दर्द को छुपाते हुए कहा, कुछ 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 भी तो नहीं, बस ऐसे ही, ऐसा लगा किसी ने पंजा मार दिया हो। तो कादम्बरी जी ने पूछा, बिल्ली बिल्ली यहाँ कहाँ से आई? निकू ने कहा, लगता है उनके ख्यालों में जंगली बिल्ली ही घूमती रहती है, जो वक्त वक्त पर इन्हें पंजा मारती रहती है। आखिरी लाइन निकू तरुण को देखते हुए बोली थी। तरुण ने भी निकू को घूरते हुए मन ही मन कहा, तुम्हें तो मैं बाद में बताता हूँ, बहुत ज़्यादा ही हाथ पैर चलने लगे हैं तुम्हारे। डिनर खत्म करने के बाद रणविजय अपने रूम में आया। उसे अभी नींद तो नहीं आ रही थी, इसलिए उसने अपने कदम बालकनी की तरफ बढ़ा दिए। बालकनी में आकर वो काउच पर बैठ गया और अपने फ़ोन में श्री का नंबर डायल कर अपने कान पर लगा लिया। दूसरी तरफ से रिंग जा रही थी, पर श्री फ़ोन पिक नहीं कर रही थी। एक बार फिर उसने नंबर डायल किया और फ़ोन अपने कान पर लगाते हुए कहा, कहाँ चले गई श्री? फ़ोन क्यों नहीं उठा रही हो? अब वो बड़ी बेसब्री से श्री के फ़ोन पिक करने का इंतज़ार कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ श्री शॉवर लेकर अपने रूम में आई। वो सोने की तैयारी कर रही थी। जब साइड टेबल पर रखा हुआ उसका फ़ोन रिंग करने लगा, श्री फ़ोन की तरफ बढ़ गई और उसने जब फ़ोन की स्क्रीन पर रणविजय का नंबर देखा तो उसकी फेस पर स्माइल आ गई। उसने फ़ोन पिक किया और वहीं हेडरेस्ट से टैग लगाकर बैठ गई और बोली, हाँ हेलो रणविजय, क्या हुआ? इतनी रात को मुझे कॉल कर रहे हो? श्री की फ़ोन उठाते ही रणविजय ने एक चैन की सांस ली और कहा, ओह गॉड, कहाँ चली गई थी तुम श्री? मैं कब से फ़ोन पर फ़ोन किए जा रहा हूँ। तो श्री ने पूछा, क्यों, क्या हुआ? कुछ ज़रूरी बात थी? तो रणविजय ने कहा, क्यों, कोई ज़रूरी बात होगी? क्या मैं तभी तुम्हें फ़ोन कर सकता हूँ? एक दोस्त अपने दोस्त को कभी फ़ोन नहीं कर सकता? श्री ने हंसते हुए कहा, ओके बाबा, अब बताओ क्या हुआ? रणविजय ने सोफे पर लीन होते हुए कहा, कुछ नहीं, बस तुम्हें मिस कर रहा था, इसलिए कॉल किया। श्री ने कहा, हम लोग अभी शाम को ही तो मिले हैं, इतनी जल्दी तुम मुझे मिस कर रहे हो? तो रणविजय ने कहा, हाँ, अब मुझसे एक पल की भी दूरी बर्दाश्त नहीं होती है श्री, बस दिल चाह रहा है तुम्हें जल्दी से इस घर में ले आऊँ। श्री ने हैरानी से कहा, अभी हम दोनों सिर्फ दोस्त बने हैं, ऐसे कैसे तुम मुझे घर ले आओगे? तो रणविजय ने कहा, तो जल्दी से मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ और फिर मेरी बीवी, फिर तो तुम्हें अपने घर आ सकता हूँ ना। रणविजय की बातें सुनकर श्री को बड़ी हंसी आ रही थी, लेकिन बिल्कुल एक कॉलेज गोइंग बॉय की तरह ही बात कर रहा था। श्री ने कहा, रणविजय, हर रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए कुछ वक्त देना ज़रूरी होता है, और हम दोस्त क्यों बने हैं? इसलिए ना, ताकि हम एक दूसरे को अच्छे से जान सके, समझ सके, ताकि आगे चलकर हमारा रिश्ता और भी मजबूत हो। रणविजय ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बस करो श्री, तुम मेरे दिल के हाल समझ नहीं पा रही हो, इसलिए ऐसी बातें कर रही हो। तो श्री ने भी एटीट्यूड के साथ कहा, पर मैं तुम्हारे दिल का हाल क्यों समझूं? मैं तो दोस्त हूं ना। श्री जानबूझकर रणविजय को टीस कर रही थी। तो रणविजय ने कहा, हाँ तुम मेरी दोस्त हो, ये मुझे पता है, और बार बार मुझे याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है। तो श्री ने कहा, तो फिर क्यों बार बार मेरी बॉयफ्रेंड की तरफ बात कर रहे हो? अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं शादी के लिए नहीं मानी तो रणविजय जल्दी से उठकर बैठ गया और कहा, क्या कहा तुमने? एक बार फिर कहना। तो श्री ने हंसते हुए कहा, अगर मैं शादी के लिए नहीं मानी तो क्या करोगे? रणविजय ने कहा, ऐसे कैसे शादी नहीं करोगी तुम? मैं भी देखता हूँ, तुम्हें शादी करनी ही होगी श्री। तो श्री ने कहा, तो क्या तुम मुझसे फोर्सफुली शादी करोगे? तो रणविजय ने कहा, वही तो नहीं कर सकता, तुमसे वादा जो किया है। तो श्री ने कहा, हाँ तो मैं भी सोच कर ही बताऊंगी कि मुझे तुमसे शादी करनी है या फिर अपने लिए किसी और को ढूंढूं। श्री की बात सुनकर रणविजय एकदम
खड़े होते हुए बोला, क्या कहा तुमने? फिर कहना किसी और से शादी करोगी? ऐसा करके तो दिखाओ, उस किसी और को इस दुनिया से ना गायब कर दूं तो कहना। श्री ने हंसते हुए कहा, अरे बाबा मजाक कर रही हूँ, तुम सीरियसली क्यों ले जाते हो? तो रणविजय ने कहा, मजाक में भी ऐसी बात मत करना, तुम्हारी शादी सिर्फ मुझसे होगी और किसी से नहीं। श्री ने कहा, ओके बाबा ठीक है। फिर रणविजय ने पूछा, अच्छा मेरी प्रिंसेस सो गई है क्या? श्री ने क्वेश्चन अपनी गोद में लेते हुए कहा, हाँ कुछ देर पहले ही सोई है तुम्हारी प्रिंसेस, बिना स्टोरी सुने सोती नहीं है। रणविजय ने कहा, जब तुम यहाँ आकर रहने लगोगी तो अपनी प्रिंसेस को स्टोरी सुनाने की जिम्मेदारी मेरी। रणविजय की बात सुनकर श्री ने कहा, तुमने तो मेरी बहुत बड़ी जिम्मेदारी हल्की कर दी रणविजय। वैसे भी जब से वो तुमसे मिली है ना, बस तुम्हारी ही चमची बन गई है, मेरी तो कोई बात मानती ही नहीं है, और जरा सा डांट दो तो मुझे ही धमकी देती है कि मम्मा डेटा को बता दूंगी कि आपने मुझे डांटा। श्री की बात सुनकर रणविजय ठहाका लगाकर हंस पड़ा और कहा, आखिर वो मेरी बेटी है तो मेरी ही बात सुनेगी ना? तो श्री ने कहा, और फिर मैं कौन हूँ? कोई पड़ोसन? आखिर मैं भी तो उसकी माँ हूँ ना। काफ़ी देर तक श्री और रणविजय की ऐसी बातें चलती रही। बातें करते करते उन्हें वक्त का पता ही नहीं चला। तरुण रात को अपने रूम में आया तो उसकी नज़र निकू पर गई, जो सोफे पर आलती पालती मारे अपनी गोद में कुशन रखे हुए फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी। निकू के पास फ़ोन देखकर तरुण थोड़ा हैरान हुआ, क्योंकि अभी तक उसने निकू को फ़ोन नहीं दिया था। वैसे भी निकू फ़ोन चलाना जानती नहीं थी, इसलिए उसे थोड़ी और ज़्यादा हैरानी हुई थी। तभी निकू के मुँह से अमन का नाम सुनकर तरुण के कान खड़े हो गए। निकू फ़ोन पर चहकते हुए बोली, अमन तुम कल मेरे साथ फिर से मुझे उसी जगह ले चलोगे ना जहाँ पर उस दिन लेकर गए थे? मुझे वहाँ का खाना बहुत अच्छा लगा और मुझे वो भी खानी है, वो बोलते हैं ना कि क्रीम। निकू ने कुछ याद करते हुए बोला। अमन का नाम सुनकर तरुण की मुट्ठियाँ गुस्से से कस गई। ये लड़की, मैंने इसे इतना समझाया पर ये मान ही नहीं रही, इसे तो मैं अभी बताता हूँ। सामने से अमन कुछ कहता कि उससे पहले ही तरुण ने निकू के हाथ से फ़ोन छीन कर अपने कान पर लगा लिया और कहा, तुम्हें जिसे भी ये आइसक्रीम और वो चीज़ खिलानी हो ना, अपनी गर्लफ्रेंड को खिलाना, मेरी बीवी को नहीं, समझे? अब रखो फ़ोन। कहकर तरुण ने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। सामने से अमन ने अजीब नज़रों से अपने फ़ोन की तरफ देखा और कहा, कमीना, खुद तो अपनी बीवी को कहीं लेकर नहीं जाता है, और अगर मैं अपनी दोस्त को कहीं लेकर जा रहा हूँ तो इसे पता नहीं क्या आग लगी हुई है। इडियट कहीं का। फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। वहीं निकू जब तरुण की हरकतें देखी तो गुस्से से खड़ी हो गई और बोली, तुमने मेरे दोस्त को डांटा क्यों? तो तरुण ने निकू की बात इग्नोर करते हुए कहा, पहले ये बताओ ये फ़ोन किसने दिया? निकू ने फ़ोन की तरफ देखा और फिर तरुण से कहा, मुझे मेरे दोस्त ने दिया है। तरुण ने कहा, इसी अमन ने? तो निकू ने अपना सर हाँ में हिलाया। तो तरुण ने कहा, क्या ज़रूरत थी उससे फ़ोन लेने की, और तुम्हें तो फ़ोन चलाना भी नहीं आता ना? तो निकू ने बड़े एटीट्यूड से कहा, मुझे मेरे दोस्त ने ही सिखाया है कि फ़ोन कैसे चलाया जाता है, और मैं बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, ये मुझे मेरे दोस्त ने ही कहा था। तरुण ने कहा, ये तुम्हारा दोस्त कुछ ज़्यादा ही नहीं हो रहा है? क्या तुम भूल जाती हो कि तुम मेरी बीवी हो? तो निकू ने भी कहा, अच्छा तुम्हें याद है कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ? अब तरुण के पास इन बातों को जवाब नहीं था, क्योंकि तरुण ने खुद ही उसे कहा था कि वो उसे अपनी बीवी नहीं मानता। तो तरुण ने कहा, हाँ हाँ ठीक है, ये बार बार मुझे इस बात को याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो भी हो तुम अभी भी इस रिश्ते में हो ना, तो तुम्हें अपने पति की बात माननी चाहिए। और ये कहाँ ले जाने की बात कर रही थी तुम अमन को? तो निकू ने कहा, मैं तुम्हें क्यों बताऊं? निकू के बार बार ऐसे जवाब देने से तरुण इरिटेट हो रहा था। उसने फ़ोन सोफे पर ही फेंका और निकू की बाह पकड़कर उसे अपने करीब करते हुए कहा, तुम यहाँ आकर कुछ ज़्यादा नहीं बोलने लगी? मैं जो भी सवाल पूछता हूँ तुम उसका उल्टा जवाब देती हो। तो निकू ने अपनी बाह छुड़ाते हुए कहा, आखिर तुम चाहते क्या हो, मुझे ये बताओ। एक तरफ तुम मुझे अपनी बीवी नहीं मानते, पर दूसरी तरफ मुझ पर अपना हक जताते रहते हो। एक बार मुझे अच्छे से बता दो कि मुझे तुम्हें अपना पति मानना है कि नहीं मानना है? अगर मानना है तब तो तुम्हारा मुझ पर हक है, और अगर नहीं मानना है तो तुम्हारा मुझ पर कोई हक नहीं है। मैं जिसके साथ दोस्ती करूँ, जिसके साथ बाहर जाऊँ, मैं कुछ भी करूँ, तुम्हारा मुझ पर कोई हक नहीं होगा। निकू की बात सुनकर तरुण की तो उनकी बोलती ही बंद हो गई, क्योंकि निकू की बात कहीं भी तो गलत नहीं थी। निकू ने अब उबासी लेते हुए कहा, अब मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं तुमसे और बहस नहीं कर सकती हूँ, अब तुम भी सो जाओ और मुझे भी सोने दो। कहकर निकू ने कुशन को सोफे पर अच्छे से रखा और ब्लैंकेट ओढ़ कर वहीं लेट गई। वहीं तरुण अभी भी निकू के सवाल का जवाब ही ढूंढ रहा था। उसे समझ ही नहीं आया कि वो निकू पर इतना हक क्यों जता रहा है।
और क्यों समझने लगा है कि वो निक्कू पर इतना हक, वो तो उसे अपनी बीवी भी नहीं मानता है। दुनिया भर के सवाल इस वक्त तरुण के जहन में घूम रहे थे, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहा था। इसलिए वो बालकनी की तरफ चला गया। तरुण के जाते ही निकू ने हल्का सा ब्लैंकेट अपने चेहरे से हटाया और बालकनी के खुले हुए डोर की तरफ देखा और वापस अपना चेहरा ब्लैंकेट से कवर कर लिया। वहीं तरुण बाहर आकर फ्रस्ट्रेशन से चिल्लाया, ओह गॉड, मुझे ये हो क्या रहा है? क्यों जता रहा हूँ उस पर इतना हक? उसने कुछ गलत तो नहीं कहा ना? जब मैं उसे बीवी ही नहीं मानता, और वैसे भी मैं कुछ वक्त बाद अगर निकू को डिवोर्स दूंगा तो कभी ना कभी निकू तो किसी न किसी से शादी करेगी ही, और उसे करनी ही होगी। वो पूरी ज़िंदगी ऐसे ही थोड़ी ना रहेगी, और मुझे भी किसी से शादी करनी होगी। मुझे एक बार निकू से अच्छे से बात करनी होगी। पता नहीं क्यों मैं उसे डिवोर्स देना भी चाहता हूँ, पर उसे दूर भी नहीं जाने देना चाहता, और किसी और के साथ बर्दाश्त भी नहीं कर पाता हूँ। आखिर कब तक चलेगा ये सब? कहते हुए तरुण ने फ्रस्ट्रेशन से अपने बालों को पकड़ा और कुछ देर अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ सोचकर तरुण वापस अपने रूम में आया तो उसने देखा निको ब्लैंकेट को मुंह तक ताने हुए सो रही थी। तरुण ने जाकर झटके से निको के ऊपर से ब्लैंकेट को हटाया। निको, जो अभी सोई नहीं थी, उसने झटके से अपनी आंखें खोलते हुए कहा, ये क्या कर रहे हो तुम? मेरा कम्बल क्यों हटाया? तरुण ने उसकी बात इग्नोर करते हुए कहा, सीधे बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। निकू सीधी बैठते हुए तरुण की तरफ देखने लगी तो तरुण उसके बगल में ही बैठ गया। तरुण निकू के थोड़ा पास बैठा था, इस वजह से निकू थोड़ा पीछे की तरफ खिसक गई। निकू की हरकत को तरुण ने भी नोटिस किया था, लेकिन फिलहाल के लिए उसने इस बात को इग्नोर किया और फिर निकू से पूछा, क्या तुम मुझसे दूर जाना चाहती हो? तो निकू ने कहा, ऐसा क्यों पूछ रहे हो? तो तरुण ने कहा, मैंने सवाल पूछा है ना, उसका जवाब दो। सवाल के बदले सवाल मत पूछो। तो निकू ने कहा, अब जब तुम मुझे कुछ मानते ही नहीं हो और कुछ वक्त बाद मुझे तलाक दे दोगे तो मुझे तो दूर जाना ही होगा ना? तो तरुण ने कहा, और अगर मैं तुम्हें तलाक ना दूँ तो? निकू ने कहा, फिर तो मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी हमेशा। तो तरुण ने कहा, तुम भी चाहती हो कि हमारी शादी ज़बरदस्ती तुम भी जानती हो कि हमारी शादी ज़बरदस्ती करवाई गई थी, फिर भी तुम मेरे साथ रहने को तैयार हो? तो निकू ने कहा, हमारे यहाँ पर शादी को कोई खेल नहीं माना जाता है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि अगर तुम्हारा गठबंधन किसी के साथ हो गया है तो उसे पूरी ज़िंदगी निभाओ और पूरे दिल से निभाओ। इसलिए अगर तुम मुझे तलाक दे भी दोगे तब भी मैं किसी और से शादी नहीं करूँगी, क्योंकि तलाक तो तुम दे रहे हो ना, मैं थोड़ी ना दे रही हूँ। निकू की बात सुनकर तरुण उसे देखता ही रह गया। वो मन ही मन बोला, यार ये लड़की वाकई में बहुत मासूम है और दुनियादारी से बिल्कुल अलग। अगर आज के वक्त में कोई और लड़की होती तो वो डाइवोर्स के एवज में मुझसे मेरी आधी प्रॉपर्टी ही मांग लेती, और इसे देखो तलाक के बाद भी कह रही है कि वह किसी और से शादी नहीं करेगी, ऐसे ही रहेगी। तरुण ने गहरी सांस लेकर कहा, निकू मैंने कुछ सोचा है। तो निकू ने अपनी आंखें टिमटिमाते हुए पूछा, क्या सोचा है? तो तरुण ने कहा, मैं तुम्हें डाइवोर्स नहीं देने वाला। तो निकू ने हैरान होते हुए कहा, पर क्यों? तुम तो इस शादी को नहीं मानते हो ना? तो तरुण ने कहा, हाँ मैं नहीं मानता, पर पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं मान रहा कि मैं तुम्हें तलाक दूँ। अब निकू को समझ नहीं आया कि वो इस बात पर क्या कहे। उसने तरुण से कहा, ये सब बात तो आप गुस्से में आकर बोल रहे हो ना, ताकि मैं अमन के साथ कहीं बाहर ना जाऊँ? तरुण ने कहा, हाँ शायद वो भी एक कारण है, क्योंकि मैं तुम्हें किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ। लेकिन तलाक ना देने का फैसला मैंने इस वजह से नहीं किया है, इसका कोई दूसरा कारण है। निकू ने पूछा, कौन सा? तो तरुण ने कहा, तुम अभी इन सब बातों को समझने के लिए छोटी हो, तुम समझ नहीं पाओगी। निकू ने कहा, तुम समझाओगे तो मैं समझ जाऊंगी, मैं इतनी भी ज़्यादा बेवकूफ़ नहीं हूँ। अब तरुण उसको क्या समझाता, वो तो खुद ही नहीं समझ पा रहा था कि आखिर वो निकू को तलाक क्यों नहीं देना चाहता, क्योंकि वो अंदर ही अंदर बहुत कंफ्यूज था। उसने खड़े होते हुए कहा, चलो तुम सो जाओ, हम इस बारे में फिर कभी बात करेंगे। कहकर तरुण वहाँ से जाने लगा, तभी निकू ने अपने दोनों हाथ से तरुण के हाथ को पकड़ लिया। तरुण ने मुड़कर अपने हाथ की तरफ देखा, जिसे निकू ने अपने छोटे छोटे हाथों से थामा हुआ था, और वो बड़ी मासूमियत से तरुण की तरफ देख रही थी। तरुण को निकू इस वक्त बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही थी। उसने अपनी भौहें चढ़ाते हुए जिसे इशारे से पूछा कि क्या हुआ? तो निकू ने कहा, वो कहीं आप मुझसे प्यार तो नहीं करने लगे ना? कहीं आप मुझसे प्यार तो नहीं करने लगे हैं ना? तरुण ने हैरानी से कहा, ये क्या बोल रही हो तुम? तो निकू ने खड़े होते हुए कहा, हमें जिस इंसान से दूर जाने का या उसे खोने का डर होता है, जो हमारी ज़िंदगी में मायने रखता है या जिससे हम प्यार करते हैं, उसी से होता है।
आप मुझे किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर पाते। मतलब ऐसा तो तभी होता है ना कि जब हम उस इंसान को प्यार करते हैं, तभी तो हम उसे किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। और दूसरा, आप मुझे अपनी ज़िंदगी से जाने नहीं देना चाहते, इसलिए आप मुझे तलाक नहीं देना चाहते। यही बात है ना। निक्कू की बात सुनकर तरुण हैरान रह गया। वो तो कहाँ समझ रहा था कि लड़की पूरी बेवकूफ़ है, लेकिन निक्कू इतनी समझदार वाली बात भी कर सकती है। ये बात तरुण ने कभी नहीं सोची थी। तरुण निक्कू की बात का कोई जवाब नहीं दे पा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। निक्कू ने भी अब उसे कुछ नहीं कहा और उसका हाथ छोड़ते हुए कहा, जाइए, आप सो जाइए। जब आपके पास मेरे सवालों के जवाब हो तब आप मुझे बता देना। कहते हुए निक्कू के फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। तरुण ने भी एक छोटी सी स्माइल के साथ अपना सर हाँ में हिलाया और बेड की तरफ बढ़ गया। निक्कू कुछ देर तो ऐसे ही खड़ी रही और वापस सोफे पर लेटकर उसने खुद को कंबल से कवर कर लिया। वहीं तरुण बेड पर आकर लेट तो गया था, पर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वो एकटक अपने रूम की सीलिंग को देख रहा था और उसके दिल और दिमाग पर इस वक्त कई सारे सवाल घूम रहे थे, जैसे वो अंदर ही अंदर उन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहा हो। चौहान एम्पायर। आज रणविजय एक के बाद एक कई सारी मीटिंग हैंडल कर रहा था। इस बीच उसे लंच करने का भी वक्त नहीं मिला। दोपहर के 3 बज चुके थे। तब जाकर वो सभी मीटिंग से फ्री हुआ। अमन और रणविजय दोनों ही इस वक्त रणविजय के कैबिन की तरफ बढ़ रहे थे। अमन ने रणविजय के साथ चलते हुए ही कहा, वो मित्तल इंडस्ट्रीज़ का क्या करना है, कुछ सोचा है? रणविजय ने आगे बढ़ते हुए कहा, उसके मालिक के साथ मेरी मीटिंग फिक्स करो, उसके साथ कुछ हिसाब किताब भी हैंडल करने हैं। अमन ने पूछा, कौन से हिसाब किताब? रणविजय ने अमन की तरफ देखते हुए कहा, कमीना मुझ पर नज़र रखवा रहा है। ये सुनकर अमन ने चौंकते हुए कहा, वो तुम पर नज़र क्यों रखवा रहा है? तो रणविजय ने कहा, तुम्हें याद है ना पिछले 4-5 प्रोजेक्ट जिस पर उसकी नज़र जमी हुई थी वो हमें मिले हैं, तब से ही मुझ पर खार खाए बैठा है। अमन ने कहा, तुम चिंता मत करो, वो सब मैं हैंडल कर लूँगा और जल्दी एक मीटिंग फिक्स करने के लिए भी कहता हूँ। बात करते हुए ही दोनों रणविजय के कैबिन में पहुँच गए। जैसे ही रणविजय और अमन दोनों कैबिन में आए, उनकी नज़र सोफे पर ही बैठी हुई श्री पर गई, जो अपना फ़ोन चलाते हुए रणविजय का ही वेट कर रही थी। श्री ने नज़र उठाकर रणविजय की तरफ देखा तो रणविजय ने पूछा, श्री तुम यहाँ पर? तो श्री ने खड़े होते हुए कहा, रणविजय मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी। रणविजय ने सोफे पर बैठते हुए कहा, पर तुम मेरा वेट क्यों कर रही थी, और तुम मुझे कॉल भी तो कर सकती थी ना। श्री ने कहा, अपना फ़ोन चेक करूं? अमन ने भी बैठते हुए कहा, श्री तुम कितनी देर से यहाँ बैठी हो? श्री ने कहा, मुझे यहाँ आए 2 घंटे बीत चुके हैं। वहीं रणविजय ने अपना फ़ोन चेक किया तो श्री की 25 मिस्ड कॉल थी। रणविजय ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, ओह गॉड सॉरी श्री, मेरा फ़ोन वाइब्रेशन पर था। वो क्या है ना, मैं सुबह से मीटिंग हैंडल कर रहा हूँ, इसलिए मैंने फ़ोन को वाइब्रेशन पर रखा हुआ था ताकि किसी तरह का डिस्टरबेंस ना हो। अमन ने कहा, कोई बात नहीं रणविजय, श्री इतनी समझदार तो है कि तुम्हारी इस प्रॉब्लम को समझेगी। श्री ने भी कहा, बस अब तो कुछ कहने की गुंजाइश ही नहीं बची, क्योंकि अमन ने पहले ही अपने दोस्त का फेवर ले लिया है। तो अमन ने हंसते हुए कहा, सच में श्री, हम लोग सुबह से मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, करके परेशान हो गए हैं मीटिंग। तभी सामने रखे टिफ़िन बॉक्स को देखते हुए कहा, इसमें क्या लेकर आई हो? श्री ने कहा, मैं लंच लेकर आई थी रणविजय के लिए। तो अमन ने कहा, और मेरे लिए कुछ भी नहीं? तो श्री ने हंसते हुए कहा, अमन लंच बहुत सारा है, तुम भी इसमें खा सकते हो। ये सुनकर तो अब अमन अपनी भूख पर कंट्रोल ही नहीं कर पाया। वो बेचारा सुबह से रणविजय के साथ मीटिंग ही अटेंड कर रहा था, उन्हें कुछ खाने का मौका ही नहीं मिला। अमन ने जल्दी से टिफ़िन बॉक्स ओपन किया और जैसे ही खाने की खुशबू रणविजय और अमन के नाक में गई, दोनों की ही भूख कई गुना ज़्यादा बढ़ गई। अमन ने जल्दी से सारे टिफ़िन का खोल कर देखा तो खुश होते हुए कहा, वाओ मलाई कोफ्ता और शाही पनीर राइस, वाओ श्री, तुमने तो आज दिन बना दिया। श्री ने हंसते हुए कहा, जाओ पहले दोनों हैंड वॉश तो कर लो, तब तक मैं तुम्हारा खाना लगाती हूँ। अमन ने कहा, भाई मुझ में तो अब इतना सब्र नहीं है, मैं तो खाना खा रहा हूँ। तो रणविजय ने कहा, भुक्खड़, मेरे लिए तो कुछ छोड़ देना, मैं हैंड वॉश करके आ रहा हूँ, ये नहीं कि सारा टिफ़िन ही साफ कर दो। अमन ने कहा, इसकी मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता। अमन तो जैसे खाने पर टूट ही पड़ा। रणविजय वॉशरूम गया और उसने अपने हैंड वॉश किया और वापस वहीं आकर बैठ गया। अब तक अमन आधा खाना ख़त्म कर चुका था।
अमन की स्पीड देखकर तो रणविजय भी हैरान रह गया। श्री हंसते हुए कभी अमन को तो कभी रणविजय को देख रही थी, क्योंकि रणविजय अब गुस्से से अमन को घूर रहा था। वो आधा खाना खत्म कर चुका था पर अभी भी खाए ही जा रहा था। अब रणविजय ने जल्दी से सारे टिफिन बॉक्स अपनी साइड करते हुए कहा, बस कितना ठूसना था, जितना ठूसना था ठूस लिया, अब मेरी बारी है। अमन ने अपनी उंगली चाटते हुए कहा, वाह श्री वाह, सही बताऊं तो मैंने अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा ही खाना खा लिया है। अगर मैं रोज़ तुम्हारे हाथ का खाना खाने लगा ना तो फूल कर गुब्बारा हो जाऊंगा। रणविजय ने कहा, बस बस अब ज़्यादा बातें मत बना, खाना खा लिया ना, अब चुपचाप निकल मेरे कैबिन से। रणविजय की बात सुनकर अमर ने मुंह बनाते हुए कहा, इतना बेइज्जत करके कौन निकालता है अपने कैबिन से। श्री आ गई है तो मेरे सामने ज़्यादा एटीट्यूड मत झाड़। फिर खड़े होते हुए कहा, तुम अक्सर ही लंच लेकर ऑफिस आते रहा करो, तुमसे मिलना भी हो जाएगा और इतना टेस्टी खाना खाने को भी मिलेगा। श्री ने कहा, अमन तुम्हें कभी भी खाना खाना हो तो मेरे घर आ जाया करो, मैं तुम्हारे लिए टेस्टी टेस्टी खाना तैयार करूंगी। तो रणविजय जो खाना खा रहा था उसने श्री से कहा, कोई ज़रूरत नहीं है इसे इनवाइट करने की अपने घर पर। फिर अमन की तरफ देखते हुए कहा, और तुम अभी तक गए क्यों नहीं। अमन ने चिढ़ते हुए कहा, जा रहा हूँ ना। फिर श्री को इशारे से कहा, मैं तुम्हारे घर खाना खाने ज़रूर आऊँगा। श्री ने भी पलकें झपका कर हाँ का इशारा किया तो अमन हैंड वॉश कर कैबिन से बाहर निकल गया। रणविजय ने खाते हुए श्री की तरफ देखा और कहा, क्या ज़रूरत थी उसे अपने घर पर इनवाइट करने की। तो श्री ने कहा, हाँ तो क्या हुआ, आखिर मेरा होने वाला देवर है, अपनी भाभी से इतनी रिक्वेस्ट तो ही कर रहा था और अपनी भाभी से इतनी रिक्वेस्ट तो कर ही सकता है ना। श्री की बात सुनकर रणविजय के फेस पर भी मुस्कुराहट आ गई। तभी रणविजय को कुछ याद आया। उसने श्री से कहा, श्री माँ शिवी से मिलना चाहती है। तो श्री ने कहा, हाँ तो ठीक है, कल संडे है, मैं शिवी को लेकर चौहान हवेली आ जाऊंगी। रणविजय ने कहा, तुम दोनों तैयार रहना, मैं खुद तुम्हें लेने आऊँगा। तो श्री ने कहा, कोई बात नहीं रणविजय, मैं कैब से। तभी रणविजय ने उसकी बात काटते हुए कहा, कल संडे है तो मुझे भी ऑफिस नहीं जाना है, और वैसे भी शिवी के डैड के पास कई सारी गाड़ियाँ हैं तो वो किसी कैब से क्यों आएगी। तो श्री ने कहा, और क्या श्री के दोस्त के पास नहीं है। तो रणविजय ने कहा, हाँ बाबा, वो सब तुम्हारी ही तो है। तो श्री ने कहा, ठीक है, हम कल तैयार मिलेंगे, तुम हमें लेने के लिए आ जाना। रणविजय ने अब तक खाना खा लिया था और वो हैंड वॉश करने के लिए वॉशरूम की तरफ चला गया था। श्री ने अपना टिफिन वापस चेक किया, अब तक रणविजय वॉशरूम से बाहर आ गया। तो श्री ने कहा, ठीक है रणविजय, अब मैं चलती हूँ। तो रणविजय ने कहा, रुको, मैं भी, मेरी सारी मीटिंग खत्म हो चुकी है, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं नहीं, मैं खुद चली जाऊँगी। तो रणविजय ने कहा, झिझकना बंद करो श्री, मैंने कहा ना तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगा, इसी बहाने मैं शिवी से भी मिल लूँगा। तभी रणविजय के कैबिन की डोर पर किसी ने नॉक किया। रणविजय ने कहा, कम इन। रणविजय का असिस्टेंट कैबिन के अंदर आ गया और उसने पहले रणविजय को ग्रेट किया और फिर श्री को। रणविजय ने पूछा, क्या हुआ। तो उसके असिस्टेंट ने कहा, सर एक अर्जेंट मीटिंग आई है जिसे आपको अटेंड करना बहुत ज़रूरी है। रणविजय ने कहा, कौन सी मीटिंग। तो रणविजय के असिस्टेंट ने कहा, सर वही फॉरेन कंपनी से जिससे हमने अपनी न्यू प्रोजेक्ट की डील की थी उसी से, इसलिए वो लोग मीटिंग आज ही करना चाहते हैं। ये सुनकर रणविजय ने श्री की तरफ देखा, वो अपने असिस्टेंट को कुछ कहने ही वाला था। तभी श्री ने कहा, कोई बात नहीं रणविजय, ये काम ज़रूरी है, मैं कैब से चले जाऊँगी। रणविजय ने कहा, कोई बात नहीं श्री, तुम्हें मेरा ड्राइवर छोड़ आएगा। तो श्री ने कहा, रणविजय कहा ना मैं चली जाऊंगी, तो मुझे ऐसे ट्रीट क्यों कर रहे हो जैसे मैं छोटी बच्ची हूँ और अकेली जाऊंगी तो खो जाऊंगी। रणविजय ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ओके बाबा, ठीक है जाओ, लेकिन घर पहुंचकर मुझे कॉल ज़रूर कर देना। श्री ने अपना सर हाँ में हिलाया और रूम से बाहर निकल गई। रणविजय भी अपनी मीटिंग अटेंड करने के लिए कैबिन से बाहर निकल गया। श्री कैब की बैक सीट पर बैठे हुए विंडो से बाहर देख रही थी। उसके फेस पर एक प्यारी सी स्माइल थी। वो रणविजय के साथ बिताए हुए पलों को याद कर रही थी। कितना बदल गए हो ना तुम रणविजय, मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम्हारा भी है मेरे लिए कभी इतना अच्छा भी हो सकता है। श्री अब साफ देख पा रही थी कि रणविजय अब वही पुराना वाला रणविजय बन गया था जो श्री के साथ काफ़ी सॉफ्ट हार्टेड था। हाँ, बीच में बदला लेने के चक्कर में रणविजय काफ़ी चेंज हो गया था, बहुत ज़्यादा, बहुत एरोगेंट, बहुत ही ज़्यादा क्रूएल।
भी, लेकिन आज भी श्री साफ महसूस कर पा रही थी जैसे वो पुराना वाला रणविजय लौट आया हो। अभी श्री ये सब सोच ही रही थी कि तभी तेज आवाज़ के साथ टैक्सी ड्राइवर ने गाड़ी को ब्रेक लगाया। श्री आगे की तरफ झुकती उससे पहले ही उसने आगे की सीट पर अपना हाथ रख लिया और खुद को संभालते हुए बोली, क्या हुआ ड्राइवर, अचानक से ब्रेक क्यों लगाया? ड्राइवर ने थोड़ा घबराते हुए कहा, मैम वो आगे गाड़ी। श्री ने आगे की तरफ देखा तो एक गाड़ी से उसकी टैक्सी से टकराए एक गाड़ी से उनकी टैक्सी टकरा गई थी। ड्राइवर इससे पहले आगे कुछ कहता, गाड़ी का डोर ओपन कर एक शख्स बाहर आया और गुस्से से ड्राइवर की साइड की विंडो पर टैप करने लगा। ड्राइवर ने गाड़ी का डोर ओपन किया और उस आदमी के सामने लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहा, साहब वो मैंने जानबूझकर नहीं किया, बस गलती से हो गया। तब उस आदमी ने ड्राइवर का कॉलर पकड़कर उसके मुंह पर थप्पड़ लगाते हुए कहा, गलती से हो गया? मेरा इतना नुकसान कर दिया और ऊपर से कह रहा है गलती से हो गया। ड्राइवर उस आदमी के सामने गिड़गिड़ाया जा रहा था, पर वो आदमी ड्राइवर पर अपना हाथ साफ किए ही जा रहा था। इसलिए अब श्री गुस्से से गाड़ी से बाहर निकली और उस आदमी पर चिल्लाते हुए बोली, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? क्यों मारे हो उसे इतना? उसने कहा ना कि गलती से हो गई। इससे आगे श्री कुछ कहती तभी शख्स के चेहरे को देखकर अचानक इसलिए रुक गई क्योंकि उसके सामने कोई और नहीं, अभय रायचंद था। अभय रायचंद को इतने सालों बाद अपने सामने देखकर श्री की हैरानी की सीमा ना रही। वहीं अभय भी हैरानी से श्री को देख रहा था। अभय ने ड्राइवर को साइड में झटका और अपने कदम श्री की तरफ बढ़ाते हुए कहा, तुम तो श्री हो ना? ओ माय गॉड श्री, इतने सालों बाद मेरे सामने? श्री ने हिकारत से अपनी नज़रें फेरते हुए कहा, मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ। तो अभय रायचंद ने श्री के चेहरे की तरफ झुकते हुए कहा, तुम मुझे नहीं जानती श्री, पर मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ, बल्कि मैं तो तुम्हें कभी भूला ही नहीं पाया हूँ। वैसे कहाँ थी तुम इतने सालों तक? श्री ने ड्राइवर से कहा, ड्राइवर चलो हमें जल्दी निकलना है। तो अभय ने श्री का हाथ पकड़ते हुए कहा, इतनी भी क्या जल्दी है जाने की? अभी तो हम मिले हैं, हमें तो अभी कई सारी बातें भी करनी है। अभय की इस हरकत से श्री को बहुत गुस्सा आया। उसने अपना हाथ झटके से छुड़ाते हुए कहा, तुमने अपना घटियापन आज भी नहीं छोड़ा ना, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए न पहले कभी वक्त था और न आज है, इसलिए हटो मेरे रास्ते से और जाने दो मुझे। अभय ने एक कमीनीपन वाली हंसी के साथ कहा, और अगर मैं तुम्हें यहाँ से ना जाने दूँ तो? तभी श्री के ड्राइवर ने अभय को रोकते हुए कहा, साहब क्यों मैडम को परेशान कर रहे हो, जाइए यहाँ से। तभी अभय ने पीछे उसे धकेलते हुए कहा, तुम्हारी मैडम को मैं कई सालों से जानता हूँ, इसलिए हमारे बीच में आने की कोशिश मत करो। श्री ने अभय को गुस्से से घूरते हुए कहा, तुम शायद भूल रहे हो कि तुम किससे बात कर रहे हो। पहले भी तुम्हें रणविजय ने तुम्हारी किए की सज़ा दी थी, याद है? तो क्या तुम चाहते हो कि एक बार फिर से रणविजय तुम्हारी हालत ख़राब कर दे? तो श्री की बात सुनकर अभय हंसने लगा, जैसे श्री ने कोई बेवकूफ़ी भरी बात की है। फिर अपनी हंसी रोकते हुए कहा, पर उस वक्त की बात अलग थी श्री, तुम तब रणविजय के साथ रहती थी, अब तुम उससे अलग रहती हो, तो जाहिर सी बात है ना कि तुम अभी सिंगल हो। देखो मेरे साथ रहना शुरू कर दो, यकीन मानो। श्री पहले ही बहुत देर से अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। फिर अभय की बात सुनकर उसने गुस्से से एक जोरदार चांटा अभय के गाल पर मारते हुए कहा, तुम्हारे साथ रहने से अच्छा तो मैं मर जाना पसंद करूंगी, अब दफ़ा हो जाओ मेरी नज़रों से। फिर श्री ने गाड़ी का गेट ओपन किया और ड्राइवर को कहा, चलो ड्राइवर मुझे घर जाना है। कहकर श्री अंदर बैठ गई और उसने डोर बंद कर लिया। दूसरी तरफ ड्राइवर जल्दी से ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया और गाड़ी स्टार्ट कर वहां से निकल गया। वहीं अब एक गुस्से से अपने गाल पर हाथ रखे श्री की गाड़ी को जाते हुए देख रहा था। उसने फिर अपनी गाड़ी के पास आकर एक जोर के किक गाड़ी के टायर पर मारते हुए कहा, तुम्हारा ये घमंड तो मैं तोड़ूंगा श्री, सालों पहले भी तुमने मुझे अपना यही एटीट्यूड दिखाया था और आज भी तुम वही कर रही हो, पर याद रखना मैं भी अब वो पहले वाला अभय रायचंद नहीं रहा जिसने तुम्हें जाने दिया था। इस बार मैं भी देखता हूँ कैसे खुद को मुझसे बचा पाती हो। श्री गाड़ी की बैक सीट पर बैठे हुए गुस्से से अपने उस हाथ को बार बार अपने दुपट्टे से साफ कर रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके कलाई पर कोई गंदी सी चीज़ लगी हुई हो। उसे रह रहकर अभय पर गुस्सा भी आ रहा था। वो मन ही मन खुद से बोली, उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की, घटिया इंसान। इस बार अगर कुछ उल्टी सीधी हरकत की ना मेरे साथ तो सच में मैं उसकी जान ले लूँगी। कुछ देर में उसका घर आ गया। वो कैब से बाहर आई और अपने घर के अंदर चली गई। वसुधा जी ने जब श्री को परेशान देखा तो
पूछा क्या हुआ श्री, तुम थोड़ा परेशान लग रही हो। श्री ने बेमन से सोफे पर बैठते हुए कहा, कुछ नहीं बा, बस थोड़ी थकी हुई हूँ इसलिए। तो वसुधा जी उसके पास बैठते हुए बैठ गई और बोली, बेटा मुझे तुम परेशान लग रही हो, क्या हुआ है। तो श्री ने अपना सिर सोफे की बैक सीट पर टिकाते हुए कहा, नहीं माँ, कहा ना मैं थकी हुई हूँ बस इसलिए। वसुधा जी ने कहा, ठीक है तुम एक काम करो, हाथ मुंह धो लो, मैं तुम्हारा खाना लगा देती हूँ। श्री ने अपनी आंखें खोलकर अपनी माँ की तरफ देखा। वसुधा जी जैसे ही वहाँ से उठकर जाने लगी, श्री ने उनका हाथ अपने दोनों हाथों में पकड़ा और कहा, माँ प्लीज़ कुछ देर मेरे पास बैठिए। वसुधा जी वापस श्री के पास बैठ गई तो श्री ने अपना सिर वसुधा जी की गोद में टिका लिया और अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, माँ कुछ देर ऐसे ही बैठे रहिए। वसुधा जी ने उसका सर प्यार से सहलाते हुए कहा, बच्चा कुछ हुआ है क्या, देखो तुम मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। श्री ने अपनी आंखें खोली और वसुधा जी की तरफ देखते हुए कहा, हाँ माँ कुछ हुआ है, यह कह सकती है कि आज किसी ऐसे से टकराना हुआ जिसकी शक्ल से भी मुझे नफरत है। वसुधा जी ने थोड़ा परेशान होते हुए कहा, तुम किसकी बात कर रही हो श्री। तो श्री ने गहरी सांस ली और वापस सीधा बैठते हुए कहा, माँ वो अभय रायचंद, आज वो मुझे मिला था। फिर धीरे धीरे कर श्री ने सब कुछ उन्हें बता दिया। ये सुनकर वसुधा जी ने अपने मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, वो इतना घटिया इंसान है श्री, देखो अगर वो तुमसे दोबारा टकराया है तो हो सकता है कि वो तुम्हें वापस नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। तुम्हें इस बारे में रणविजय से बात करनी चाहिए। श्री ने कुशन को अपनी गोद में रखते हुए कहा, नहीं माँ, आप रणविजय के गुस्से को नहीं जानती हैं, इसलिए अभी तो मैं फिलहाल रणविजय को कुछ नहीं बताने वाली। लेकिन अगर अभय रायचंद दोबारा कोई ऐसी वैसी हरकत करता है तो मैं ये बात रणविजय को ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि रणविजय ही है जो ऐसे लोगों की अकल ठिकाने लगाने में माहिर है। वसुधा जी ने प्यार से श्री के गाल पर हाथ रखते हुए कहा, हाँ बेटा, आइंदा से अगर वो तुम्हारे साथ कुछ भी गलत करता है तुम ये बात उसे ज़रूर बताना। श्री ने अपना सर हाँ में हिलाया, फिर कहा, माँ क्या पापा शिवी को लेने गए हैं। वसुधा जी ने खड़े होते हुए कहा, वो कुछ देर पहले ही गए हैं शिवी को स्कूल से लाने के लिए। अच्छा तुम जल्दी से डाइनिंग टेबल पर आओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ, सुबह भी तुम बिना कुछ खाए पिए चली गई थी। तो श्री ने भी खड़े होते हुए कहा, माँ वाकई में मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है, मैं बस अभी आई, कहकर श्री ने जल्दी से अपने रूम की तरफ बढ़ गई। चौहान हवेली। अब निकू को पढ़ाने के लिए एक टीचर डेली आया करती थी। उस टीचर की उम्र यही कोई 30 के लगभग थी और वो बहुत ही ज़्यादा सुलझी हुई और समझदार लड़की थी। उसका नाम सपना था। निकू कुछ दिनों में सपना के साथ काफ़ी घुल मिल गई थी, इसलिए उसे सपना से पढ़ना उसे अच्छा भी लगता था। सपना ने नोटिस किया कि निकू को ड्राइंग करने का बहुत शौक है, इसलिए वो बीच बीच में कभी कभी निकू को ड्राइंग करने के लिए भी कहती थी और वाकई में निकू की ड्राइंग बहुत अच्छी थी। सपना खुद भी काफ़ी अच्छी ड्राइंग करती थी, इसलिए उसने निकू को भी ड्राइंग सिखाने में काफ़ी हेल्प की थी। रोज़ की तरह आज भी सपना निकू की क्लास ख़त्म करने के बाद अपने घर को लौट रही थी कि तभी कादम्बरी जी जो कुछ देर पहले ही वहाँ आई थी, उन्होंने सपना को रोकते हुए कहा, सपना बेटा 1 मिनट रुको। सपना जो वहाँ से जाने ही वाली थी, उसने पलटकर कादम्बरी जी की तरफ देखा तो कादम्बरी जी ने उसे अपने पास आने का इशारा किया। सपना मुस्कुराकर कादम्बरी जी के पास गई तो कादम्बरी जी ने कहा, इधर मेरे पास बैठो। सपना वहीं सोफे पर ही बैठ गई और बोली, जी आंटी कहिए। कादम्बरी जी ने कहा, मुझे ये बताओ निकू की पढ़ाई कैसे चल रही है। सपना ने कहा, आंटी निकू बहुत इंटेलिजेंट लड़की है, आपको पता है उसकी लर्निंग स्किल इतनी अच्छी है कि उसने काफ़ी कुछ बहुत अच्छी कवर कर लिया है। और आपको एक और बात बताना चाहूँगी कि निको को ड्राइंग करना बहुत पसंद है और वाकई में उसने बहुत जल्दी ड्राइंग स्किल भी सीख ली है। कादम्बरी जी ने खुश होते हुए कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर निको को ड्राइंग करना पसंद है तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना उसके लिए ड्राइंग टीचर रख दूँ, आखिर अपनी स्किल को भी तो आगे डेवलप करना अच्छी बात होती है ना। सपना ने अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, आंटी आप सही कह रही हैं, अगर आप बुरा ना माने तो क्या निको को ड्राइंग मैं सिखा सकती हूँ। कादम्बरी जी ने कहा, क्या तुम्हें ड्राइंग भी आती है। तो सपना ने कहा, जी आंटी ड्राइंग करना मुझे भी बहुत पसंद है और आपको पता है मैंने अपने कॉलेज टाइम में ड्राइंग में काफ़ी सारे इनाम भी जीते थे। ये सुनकर कादम्बरी जी खुश होते हुए बोली, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम उसकी पढ़ाई के साथ साथ उसकी स्किल को डेवलप करने में भी उसकी मदद करोगी। एक काम करो, कल से ही तुम उसे 1 घंटा एक्स्ट्रा ड्राइंग की क्लास देना शुरू कर दो। तभी निकू जो कुछ देर पहले ही वहाँ आई थी वो भी खुश होते हुए बोली, अब मुझे ड्राइंग भी सीखने को मिलेगा। तो कादम्बरी जी ने कहा, हाँ निकू मुझे तुम्हारी टीचर ने बताया कि तुम ड्राइंग में काफ़ी अच्छी हो। तो निकू तो एकदम एक्साइटमेंट के साथ बोली, हाँ आंटी मुझे सच में रंगों के साथ खेलना बहुत पसंद है। आपको पता है हमारे वहाँ पर कोई त्यौहार होता था ना तो वहाँ पर मैं रंगों
से बहुत खूबसूरत रंगोली बनाया करती थी और पूरे गांव में मेरे हाथ की रंगोली बहुत प्रसिद्ध थी। सभी को मेरे हाथ की रंगोली बहुत अच्छी लगती थी और आसपास की जो औरतें थी वो मुझे कहती थी कि निकू हमारे यहाँ भी आकर रंगोली बनाओ। निकू की बात सुनकर कादम्बरी जी और सपना दोनों ही मुस्कुराने लगी। कुछ देर बाद सपना वहाँ से चली गई तो निकू ने कादम्बरी जी की व्हीलचेयर को पीछे से पकड़ते हुए कहा, चलिए आंटी, अब हम दोनों बाहर गार्डन में चलते हैं। निकू का ये रोज का ही नियम था। वो शाम को रोज कादम्बरी जी को बाहर गार्डन में ले जाती थी। निकू के बचपने को देखकर कादम्बरी जी का दिल लग जाता था। निकू वाकई में बहुत होशियार थी। ये चीज़ तो कादम्बरी भी जानती थी और मानती भी थी। वो बहुत मासूम थी लेकिन साथ साथ कभी कभी बहुत समझदारी की बातें भी करती थी। निकू कादम्बरी जी को गार्डन में ले आई। उनके सामने आते हुए बोली, आंटी, क्या आपको भी यहाँ इन खूबसूरत फूलों के पास आकर अच्छा लगता है? कादम्बरी जी कहने लगी, हाँ बिल्कुल निकू, मुझे वाकई में इस जगह अलग ही सुकून मिलता है। निकू ने भी मुस्कुराते हुए कहा, मुझे भी। आपको पता है मैं जहाँ रहती थी ना, वहाँ बहुत हरियाली थी, बहुत बड़े बड़े पहाड़, खूबसूरत वादियाँ, झरने थे, इसलिए मुझे प्रकृति के पास रहना बहुत पसंद है। कहकर निकू घुटने के बल वहीं कादम्बरी जी के पास बैठ गई तो कादम्बरी जी ने मुस्कुराते हुए निकू के छोटे से चेहरे पर हाथ रखते हुए कहा, निकू, इसलिए तुम बहुत मासूम हो क्योंकि तुम शहरी जीवन से दूर रही हो ना। तुम्हारे अंदर बिल्कुल वही मासूमियत है जैसे कि छोटे बच्चों में होती है, पूरी तरह से निश्चल। कादम्बरी जी की बात सुनकर निकू ने शर्माते हुए कहा, अब मैं इतनी भी अच्छी नहीं हूँ आंटी। तभी तरुण की आवाज़ उन दोनों के कानों में आई, सही पहचाना, तुम इतनी भी अच्छी नहीं हो जितनी तारीफ बुआ जी ने कर दी है। ये बात सुनकर दोनों की ही नजरें तरुण पर जाकर ठहर गई। कादम्बरी जी हैरानी से तरुण को देख रही थी, वहीं निकू अपनी भौहें से कोड़े गुस्से से तरुण को घूर रही थी। वहीं तरुण एक शैतानी स्माइल के साथ निकू को देख रहा था जैसे कि उसे चिढ़ा रहा हो। निकू ने खड़े होते हुए कहा, कहना क्या चाहते हो कि मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ? सब मुझे अच्छा कहते हैं सिवाय तुम्हारे। तो तरुण ने वहाँ आते हुए कहा, क्योंकि सब तुम्हें इतने अच्छे से नहीं जानते हैं जितना अच्छे से मैं जानता हूँ। फिर कादम्बरी जी की तरफ देखते हुए कहा, आपको पता है बुआ जी, ये लड़की मुझे हमेशा काट खाने को उतारू रहती है। तभी कादम्बरी जी ने कहा, पर ये तुम्हें क्यों? कहाँ कि निकू तुम्हें खाने को दौड़ती है? पर तुमने ये क्यों कहा कि निकू तुम्हें खाने को दौड़ती है? तभी तरुण ने कहा, अरे मैं इसे अपने रू 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 कहते कहते तरुण एकदम से रुक गया क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि वह कादम्बरी जी के सामने क्या बोलने वाला था। क्योंकि अगर वो गलती से भी कादम्बरी जी के सामने ये बोलता कि वो ज़बरदस्ती निकू को अपने रूम में रहने के लिए मजबूर कर रहा है तो कादम्बरी जी उससे 1000 तरह के सवाल पूछ लेती। क्योंकि अभी तक कादम्बरी जी को ये नहीं पता था कि निकू तरुण की बीवी है। उन्हें तो यही लगता था कि निकू का पति उसे छोड़कर चला गया है। अब बारी निकू की थी। उसने अब तरुण को चढ़ाते हुए कहा, बोले बोलो, क्या बताओ ना, अपनी हरकतें भी तो बताओ। दोनों को इस तरह से लड़ते देखकर कादम्बरी जी ने अपना सिर ना में हिलाते हुए कहा, तुम दोनों किसी छोटे बच्चों की तरह क्यों लड़ रहे हो? अब बस भी करो। तभी निकू ने कहा, आपको नहीं पता आंटी कि आपका ये लाडला तरुण कैसा है और मुझे कितना परेशान करता है? आपको पता है उस दिन ये मुझे ज़बरदस्ती अपने रूम। इससे पहले कि निकू कुछ कहती, तरुण ने जल्दी से उसके मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, अरे चुप भी हो जा मेरी माँ, मुंह खोलती है तो रुकने का नाम ही नहीं लेती है। कादम्बरी जी ने निकू की आधी अधूरी बात सुनी थी और कहा, क्या क्या कहा तुमने? मैं समझी नहीं। निकू अब बोलने की कोशिश कर रही थी पर तरुण के ऐसे मुंह पर हाथ रखने से उसकी बात मुंह में ही रह गई। तरुण ने मुस्कुराते हुए कादम्बरी जी से कहा, वो बस छोटी सी बात है, इतनी सी बात का बखेड़ा बनाए जा रही है। आप एक काम करो ना बुआ जी, आप अंदर जाइए, मैं इसको समझा दूंगा। कादम्बरी जी ने कहा, पर तुमने उसका मुंह क्यों बंद किया हुआ है? अपना हाथ हटाओ उसके मुंह से। तभी तरुण ने वापस निकू की तरफ देखा और उसे आंखों के इशारे से ही चुप रहने की वार्निंग दी। निकू ने अपनी पलकें झपका कर कहा, हाँ कहा। तो तरुण ने अपना हाथ उसके मुंह से हटा दिया। तो कादम्बरी जी ने पूछा, हाँ बताओ निकू, क्या किया इसने? तो निकू ने बात बदलते हुए कहा, कुछ नहीं, बस वो छोटा सा एक झगड़ा हुआ था हमारा, बस वही। कादम्बरी जी ने अपना सिर ना हिलाते हुए कहा, तुम दोनों भी ना बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह बिहेव करते हो। अच्छा मैं अंदर जा रही हूँ, मुझे सेफ को बताना है कि आज रात को डिनर में क्या बनाना है। कहकर कादम्बरी जी अपनी व्हील चेयर के सहारे वापस अंदर चली गई। कादम्बरी जी के अंदर जाते ही निकू ने अपनी उंगली तरुण की तरफ पॉइंट करते हुए कहा, क्यों
अब क्यों नहीं बताया आंटी को कि तुमने क्या किया था? अब तुम्हें डर लगता है? और ऐसी हरकतें करते हुए डर नहीं लगता है? तरुण ने उसकी उंगली को अपनी उंगली से नीचे करते हुए कहा, तुम अपने बारे में सोचो निक्कू। अगर मैं उन्हें बता देता कि मैं तुम्हें अपने रूम में लेकर गया था जिस वजह से तुम मुझसे झगड़ा किए जा रही हो, तब वो मुझसे पूछती कि मैं तुम्हें किस हक से लेकर गया था। फिर सोचो, मुझे उन्हें सच बताना पड़ता कि तुम मेरी बीवी हो। फिर सोचा है आगे वो क्या बोलती, तो निक्कू ने सोचते हुए कहा, क्या कहती? तो तरुण ने कहा, अरे अगर उन्हें पता चल जाता कि तुम मेरी बीवी हो तो वो इस बात को एक्सेप्ट भी कर लेती। फिर आगे क्या होता निक्कू, तुम्हें पता है? तो निक्कू ने चिढ़ते हुए कहा, अब वो भी बता दो ना कि क्या होता, क्यों बार बार पहेलियाँ बुझा रहे हो? तो तरुण ने एक डेविल स्माइल के साथ कहा। फिर वो एक जिद पकड़ कर बैठ जाती कि उन्हें पोता चाहिए। अब तुम जानती हो ना कि मैं उन्हें पोता कैसे देख सकता हूँ। ये सुनकर निक्कू ने अपनी आंखें छोटी कर कहा, वो ऐसा क्यों कहती? और अगर उन्हें पोता ही चाहिए तो उन्हें दे देते ना। निक्कू की बात सुनकर तरुण ने हैरानी से उसे देखा, जैसे वो विश्वास ना कर पा रहा हो कि निक्कू ये बात इतनी आसानी से कह रही है। तभी तरुण ने कुछ सोचते हुए कहा, तुम्हें पता है ना कि मैं उन्हें पोता कैसे देता? तो निक्कू ने भी बड़े एटीट्यूड से कहा, अरे मुझे अच्छे से पता है बच्चे कैसे आते हैं। ये सुनकर तरुण का मुंह खुला का खुला रह गया। वो तो निक्कू को बहुत बेवकूफ़ समझता था, पर उसे नहीं पता था कि निक्कू तो इतना सारा ज्ञान है निक्कू को। उसने अपनी कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए पूछा, कैसे होते हैं बच्चे? तो निक्कू ने कहा, अरे सुनो, जब किसी को बच्चा चाहिए होता है तो वो लोग मंदिर जाकर भगवान जी से प्रार्थना करते हैं। तब भगवान की रात को एक परी भेजते हैं, भगवान जी रात को एक परी भेजते हैं और वो माँ के पास एक छोटे से बच्चे को लाकर रख देती है। बस इतनी सी भी बात तुम्हें नहीं पता, बुद्धू कहीं के। तरुण पहले तो हैरानी से निक्कू के चेहरे को देखता रह गया, जैसे वो दुनिया की सबसे बड़ी इडियट लड़की को देख रहा हो। तभी एकदम से ठहाका लगाकर हंस पड़ा। तरुण को ऐसे हंसते हुए देखकर निक्कू ने मुंह बनाते हुए कहा, पागल हो गए हो क्या? एक तो मैंने इसे इतनी ज्ञान की बात बताई और ये ऐसे हंस रहा है जैसे कि मैंने कोई मजाक किया हो। क्या मैंने कोई चुटकुला सुनाया है इसे? तभी तरुण ने मुश्किल से अपनी हंसी रोकते हुए कहा, तुम वाकई में एकदम बुद्धू हो, तुम्हें कुछ भी नहीं पता। तो निक्कू ने अपनी कमर पर हाथ रखते हुए कहा, ऐसे कैसे कह सकते हो, कुछ भी नहीं पता? अभी तो मैंने तुम्हें बताया कि बच्चे कैसे आते हैं। जिसे सुनकर निक्कू की आंखें हर बढ़ते पल के साथ बड़ी होती जा रही थी। वो तो तरुण की पूरी बात सुन भी नहीं पाई और उसे खुद से दूर धकेलते हुए कहा, गधे कहीं के, कैसे गंदी गंदी बातें कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है क्या? तरुण ने हंसते हुए कहा, तुम्हें ही तो जानना था कि बच्चे कैसे होते हैं, तो बोलो दे दूँ मैं बुआ जी को उनका पोता। देखो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, हाँ तुम्हें प्रॉब्लम ना हो ये तुम सोच लो। निक्कू ने चिढ़ते हुए अपनी नज़र दूसरी तरफ की और कहा, भला उन्हें पोता क्यों चाहिए होगा? तो तरुण ने कहा, अरे बेवकूफ़ लड़की, हर माँ का एक यही सपना होता है कि उनका बेटा बहू लेकर आए और जल्दी उन्हें दादी भी बना दे। तो जाहिर सी बात है बुआ जी भी यही बात कहती। वैसे मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, अगर तुम तैयार हो तो मैं जल्दी ही बुआ जी को दादी बना दूंगा। ये सुनकर निक्कू आंखें फाड़े तरुण को देखने लगी। अब तरुण ने तो पूरी तरह से निक्कू को अपनी बातों में घुमा कर रख दिया था। तरुण निक्कू को इस तरह से अपनी तरफ देखते हुए हंसते हुए बोला, बस करो वरना आंखें निकल कर बाहर आ जाएंगी। मैंने तो उल्टा तुम्हें बचाया है इन सब से। अब निक्कू ने जैसे रोने जैसी शक्ल बनाते हुए कहा, हाँ ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, मैं तो तुम्हें अपने पास बर्दाश्त भी नहीं कर सकती हूँ। तो पोता देने की बात तो बहुत दूर की बात है। निक्कू की बात सुनकर तरुण, जिसके आगे पीछे अक्सर ही लड़कियाँ मंडराती रहती थी, जैसे उसके ईगो को हर्ट हुआ, उसने निक्कू का चेहरा पकड़कर अपने सामने करते हुए कहा, क्या कहा तुमने कि तुम मुझे अपने आसपास बर्दाश्त नहीं कर सकती हो? तो निक्कू ने उसका हाथ हटाते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें अपने आसपास बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ और मुझे नहीं देना तुमसे कोई पोता वोता, और ना ही मुझे तुम्हारी कोई बीवी बनने का शौक है। निक्कू बार बार तरुण के ईगो को हर्ट किए जा रहे थे, इसलिए तरुण ने गुस्से से निक्कू की कमर थाम उसे अपने करीब करते हुए कहा, मेरे करीब आना तुम्हें सजा लगता है ना? तो ठीक है, अब मैं तुम्हारी करीब ही आता हूँ, करके दिखा दो दूर, कितना दूर कर सकती हो? कहकर तरुण ने अपने दोनों हाथों से निक्कू की कमर को थाम लिया और खुद से बिल्कुल ही चिपका लिया। निक्कू अब तरुण के कंधे पर मारते हुए चिल्लाए, छोड़ो मुझे, पागल हो गई हो क्या? क्या कर रही हो ये? मैं अभी जाकर
आंटी को बता दूंगी तुम कैसी हरकतें कर रहे हो। अब निकू को इतना छटपटाते हुए देखकर तरुण को बड़ा मज़ा आ रहा था, इसलिए वो हंसते हुए बोला, क्या हुआ झांसी की रानी, तुम्हारा जोर नहीं चल रहा है क्या? अब एंजॉय करो मेरी नज़दीकी। निक्कू ने अब गुस्से से तरुण को घूरते हुए कहा, मैं कह रही हूँ कि छोड़ो मुझे, वरना बहुत पछताओगे। तरुण ने भी फेक स्माइल के साथ कहा, हाँ मुझे पछताना है और मुझे देखना है कि तुम क्या करती हो। तभी निक्कू ने घूर कर तरुण को देखा और जोर से अपना पैर तरुण के पैर पर पटका, जिससे तरुण के मुंह से हल्की सी कराह निकली और उसने अपने दोनों हाथों से अपने पैर को पकड़ लिया। निक्कू तरुण से दूर होते हुए बोली, कहा था ना कि बहुत पछताओगी, अब पछताते रहो। तभी तरुण ने कहा, निक्कू की बच्ची, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। कहकर तरुण निक्कू को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागा। तरुण को अपने पीछे आते देख निक्कू जल्दी से वहां से भाग गई। अब दोनों ही पूरे गार्डन में इधर से उधर भाग रहे थे, निक्कू तरुण से बचने के लिए और तरुण निक्कू को पकड़ने के लिए। कुछ ही देर में तरुण जैसे ही निक्कू को पकड़ने ही वाला था कि तभी उसका पैर फिसला और वो सीधा निक्कू को लेकर वहीं घास पर ही गिर गया। माली ने कुछ देर पहले ही पौधों को पानी दिया था, इसलिए गार्डन में कहीं 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 अभी भी पानी जमा था, जिस वजह से तरुण का पैर फिसल गया था। निक्कू ने तरुण को दूर धकेलने की कोशिश की, हटो मेरे ऊपर से, ऐसा लग रहा है कोई पहाड़ जाकर मुझ पर गिर गया है। तरुण ने भी निक्कू के ऊपर से उठने की कोशिश की, लेकिन वापस उसका हाथ फिसला और वो वापस निक्कू के ऊपर ही गिर गया। दरअसल पानी गिरने की वजह से हल्का कीचड़ हो गया था, जिस वजह से दोनों जितनी बार उठने की कोशिश करते वापस एक दूसरे के ऊपर ही गिर जाते। तभी तरुण और निक्कू दोनों ही उठने की कोशिश करना भूल गए, एक दूसरे की आंखों में देखने लगी और देखने क्या लगे, वो तो सीधा ही एक दूसरे की आंखों में जैसे खो ही गए थे, क्योंकि ये पहला मोमेंट था जब दोनों ही एक दूसरे के इतने ज़्यादा करीब थे। तरुण भी निक्कू की मासूमियत से भरी आंखों के जादू से जैसे बच नहीं पाया और वो एकटक उसकी आंखों में देखने लगा। तरुण को इस तरह से अपनी तरफ देखते देख निक्कू को एक अलग ही तरह की फीलिंग्स अपने दिल में महसूस हो रही थी। वो धीरे से बोली, हटो मेरे ऊपर से। तरुण ने तो जैसे निक्कू की बात सुनी ही नहीं थी। निक्कू ने एक बार फिर कोशिश करते हुए कहा, देखो हटो, कोई हमें ऐसे देख लेगा। तभी तरुण ने जैसे अपनी होश में वापस आया हो और झटके से निक्कू के ऊपर से उठकर उसके बगल में ही लेट गया। इस वक्त तरुण को भी अपने दिल की धड़कनें तेज होती महसूस हो रही थी। निक्कू और तरुण दोनों ऐसे ही अगल बगल में लेटे हुए थे, जैसे अपनी हालत को काबू करने की कोशिश कर रहे हों, क्योंकि कुछ ऐसा ही हाल निक्कू का भी था। निक्कू ने सिर टेढ़ा करके तरुण की तरफ देखा और किसी तरह से उठकर कुछ जल्दी से अंदर की तरफ भाग गई। वहीं तरुण उठकर बैठ गया और अपने दोनों हाथ घुटनों पर टिकाए अपने एक हाथ से अपने बालों को सहलाते हुए बोला, व्हाट द हेड, मैं निक्कू के लिए ऐसा कैसे फील कर सकता हूँ? ये लड़की आखिर क्या बना है यार, एकदम से मेरी हार्ट बीट तेज कर दी उसने। तभी तरुण की नज़रों के सामने कुछ देर पहले का पल घूम गया जब वो निक्कू के ऊपर था और एक टक उसकी आंखों में देख रहा था। उस एहसास को एक बार फिर से महसूस कर तरुण के होठों पर खुद ब खुद एक स्माइल आ गई, और इस बात का एहसास तो तरुण को भी नहीं था कि वो निक्कू के साथ बीते उन पलों को याद कर मुस्कुरा रहा था। तभी उसके कानों में रणविजय की आवाज़ आई, तो मैं कीचड़ में लौटने का शौक कब से हो गया है तरुण? तरुण ने उस तरफ देखा जहां रणविजय तरुण को हैरानी से देख रहा था। रणविजय को अपनी तरफ देखते देख तरुण ने खड़े होते हुए कहा, वो मैं यहाँ पर फिसल गया। इससे पहले कि तरुण अपनी बात पूरी कर पाता, वो एक बार फिर से फिसला और धड़ाम से उस कीचड़ में जा गिरा। तो रणविजय ने अपना सर ना में हिलाते हुए कहा, तुम आजकल कुछ अजीब हरकतें नहीं करने लगे हो तरुण? तरुण वापस उसकर बैठ गया और अपना हाथ रणविजय की तरफ बढ़ाते हुए कहा, पहले मुझे खड़ा होने में हेल्प कीजिए, यहाँ बहुत पानी है और कीचड़ है, इस वजह से मैं फिसल रहा हूँ। मुझे कोई शौक नहीं है इस कीचड़ में मत बाट लेने का। रणविजय ने उसे अजीब नज़रों से देखते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे कीचड़ से सने हाथों को मैं टच भी करना चाहूँगा? जैसे गिरे हो वैसे ही खड़े हो जाओ। कहकर रणविजय वहाँ से चला गया। तरुण ने अपने आसपास पहले उस कीचड़ की तरफ देखा और कहा, अब क्या मैं पूरे दिन कीचड़ में बैठा रहूँगा? तभी उसने अपने आसपास किसी को ढूंढा तो थोड़ी ही दूरी पर माली उसी तरफ ही आ रहा था। तरुण ने उस माली को आवाज़ देते हुए कहा, काका जल्दी इधर आओ। काका तरुण की तरफ आते हुए बोली, अरे बेटा तुम यहाँ कैसे गिर गए? तो तरुण ने कहा, वो सब छोड़िए और मुझे खड़ा होने में हेल्प कीजिए, यहाँ इतना पानी जमा है। काका ने अपना हाथ तरुण की तरफ बढ़ाया तो तरुण भी उसके हाथ का सहारा लेकर खड़ा हो गया और अपने कपड़े झाड़ते हुए कहा कि निक्कू की बच्ची जब भी मेरे पास होती है कोई ना कोई ब्लंडर ज़रूर करती है।
कहकर तरुण मुंह बनाते हुए अंदर चला गया। हालांकि इसमें निकू की क्या गलती थी, लेकिन तरुण को तो घुमा फिरा कर अपना गुस्सा निकू पर ही निकालना था। उसे तो लगता है कि आजकल कुछ दिनों से उसके आसपास जो भी मुसीबतें आती हैं वो निकू की वजह से ही आती हैं। तरुण अपने रूम में आया और खुद से ही बड़बड़ाते हुए वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। वॉशरूम का डोर ओपन कर तरुण अंदर गया ही था कि तभी सामने की तरफ देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। दरअसल निकू कुछ देर पहले ही रूम में आई थी तो तरुण को ही गालियां देते हुए वॉशरूम की तरफ घुस गए, लेकिन गलती से उसके वॉशरूम का डोर ओपन ही छोड़ दिया। इस तरह उसने ध्यान नहीं दिया और जाकर शावर के नीचे खड़ी हो गई। शावर ऑन किया और शावर के पानी से अपने हाथ और चेहरे पर लगी मिट्टी साफ करने लगी। शावर के पानी उसके ऊपर पड़ने से उसके पूरे कपड़े भी गीले हो गए थे। इस वक्त निकू ने एक वाइट कलर की कुर्ती प्लाजो पहना हुआ था। पानी में पूरी तरह से भीगने की वजह से निकू के वाइट कलर के कपड़े पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट हो गए थे। निकू को अभी तक नहीं पता था कि वॉशरूम में वो अकेली नहीं है। वो अभी भी तरुण को कोसे जा रही थी और साथ ही साथ अपने हाथों को भी रगड़ रही थी। उसकी वाइट कुर्ती पर लगी हुई मिट्टी पानी में बहकर फर्श पर गिर रही थी। वहीं तरुण, जो अभी तक आंखें फाड़े निकू को ऊपर से नीचे तक देख रहा था, तभी उसके होठों पर एक शरारत वाली स्माइल आई। उसने निकू को देखते हुए ही अपनी शर्ट के बटन ओपन किया और शर्ट को रिमूव कर साइड में फेंक दिया और अपने कदम निकू की तरफ बढ़ा दिए। निकू अभी भी अपनी धुन में बोले जा रही थी जब उसे अपनी कमर पर किसी की मजबूत पकड़ का एहसास हुआ, जिसने निकू की बोलती एकदम से बंद कर दी थी। उसने अपना सिर हल्का सा टेढ़ा करके पीछे की तरफ देखा तो तरुण को अपने करीब देखकर निकू झटके से उससे दूर हुई और बोली, तुम कैसे आए? मैंने तो दरवाज़ा बंद किया था ना। तरुण उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, झूठ मत बोलो, तुमने जानबूझकर दरवाज़ा खुला ही रखा था। निकू ने कहा, नहीं, मुझे अच्छे से याद है, मैंने दरवाज़ा बंद किया था। तभी निकू को याद आया कि जल्दबाजी में वाकई में उसने दरवाज़ा बंद नहीं किया। ये याद कर निकू ने मन ही मन कहा, पागल लड़की, तू ऐसा कैसे कर सकती है? भूल गई तो इस कमरे में अकेली नहीं रहती। अब तक तरुण निकू के और पास आ गया था। उसने अपना एक हाथ निकू के बगल में वॉल पर टिकाते हुए कहा, याद आ गया? निकू ने खोए हुए लहजे में कहा, हाँ याद आ गया, वो मैं जल्दबाजी में आई थी ना इसलिए। तभी उसने वापस तरुण को अपने पास देखा तो उसे खुद से दूर धकेलते हुए कहा, तुम बार बार मेरे पास क्यों आ रहे हो? दूर रहकर बात करो। तरुण उसे इंटेंस नज़रों से ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला, जैसे तुम्हारी अभी हालत है ना निक्कू, फिलहाल तो ये भी छोड़ दो कि मैं तुमसे दूर हो पाऊंगा। दरअसल तरुण निक्कू को परेशान करने के लिए बातें बोल रहा था, लेकिन ये भी सही था कि तरुण निक्कू के भीगे हुए कपड़ों में उसके जिस्म के एक एक कर्व को आसानी से देख सकता था। और आज तरुण ने पहली बार महसूस किया था कि निक्कू का फिगर वाकई में काफ़ी हॉट था। निक्कू ज़्यादातर ढीले ढाले कपड़े ही पहनती थी, इसलिए कभी भी तरुण ने ये बात नोटिस नहीं की थी। अपनी बात कहते हुए तरुण निक्कू के बहुत करीब आ गया था, जिससे निक्कू को अलग ही तरह की घबराहट हो रही थी। उसका चेहरा भी शर्म से लाल हो गया था। वो अपनी नज़र चुराते हुए बोली, जाओ ना यहाँ से, यहाँ क्यों आ रहे हो? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है? तरुण ने निक्कू के करीब आते हुए कहा, अपनी बीवी के करीब आ रहा हूँ तो उसमें शर्माने वाली बात क्या है? निक्कू ने हैरानी से तरुण की तरफ देखा, क्योंकि तरुण कितने ही हक से निक्कू को अपनी बीवी कह रहा था। उसे तो अपने कानों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। उसने अपना चेहरा उठाकर तरुण की तरफ देखा। तरुण अपना सर झुकाए निक्कू को ही देख रहा था। सावर के पानी में इस वक्त दोनों ही भीग रहे थे, लेकिन सावर का ठंडा पानी भी जैसे उन दोनों के अंदर बेचैनी को ख़त्म नहीं कर पा रहा था। तरुण का एक हाथ वॉल पर था और दूसरा हाथ निक्कू के कंधे पर। उसका दूसरा हाथ फिसलते हुए निक्कू की बाह से होते हुए उसकी हथेली के पास आ गया और उसने अपनी सख्त उंगलियां निक्कू की सॉफ्ट उंगलियों में फंसा ली। निक्कू तेजी से सांस ले रही थी, क्योंकि पहली बार कोई उसे इस तरह से छू रहा था। तरुण की छुआर में कुछ तो ऐसा था जो निक्कू को बेचैन किए जा रहा था। वहीं तरुण भी निक्कू के पास अगर एक अलग ही अट्रैक्शन महसूस कर रहा था। उसकी नज़र निक्कू की आंखों से होते हुए उसके भीगे होठों पर जाकर ठहर गई, जो इस वक्त बहुत ही ज़्यादा सूजी और अट्रैक्टिव लग रहे थे। तरुण को पता ही नहीं चला कब वो धीरे धीरे निक्की को होठों की तरफ झुकने लगा। वो निक्कू के होठों के बहुत करीब आकर रुक गया। वहीं निक्कू ने अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि अब वो तरुण की तरफ देख भी नहीं पा रही थी। शर्म से उसके लाल गुलाबी हुए
सर में से उसके गाल गुलाबी हुए जा रहे थे और ठंडे पानी की वजह से उसकी छोटी सी नाक लाल हो गई थी। निकू इस वक्त बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। तभी निकू को अपने होठों पर तरुण के होठों का एहसास हुआ और इस एहसास को फील कर उसकी उंगलियां तरुण के हाथ पर कस गई जिसे तरुण ने थामा हुआ था। निकू के लिए यह एहसास पहला ही था जब कोई उसके होठों को इतनी शिद्दत से चूम रहा था। तरुण ने भी अपनी आंखें बंद कर ली और वो निकू के होठों को और भी उसकी सॉफ्टनेस को फील कर रहा था। इस वक्त वो चाहकर भी खुद को रोक नहीं पा रहा था। तभी निकू को ख्याल आया कि तरुण तो उसे अपनी बीवी मानता तक नहीं है और इस बात का ख्याल आते ही निकू को बहुत तेज गुस्सा आया और उसने गुस्से से तरुण को खुद से दूर धकेल दिया। तरुण जो निकू को किस करते हुए पूरी तरह से उसमें खो चुका था, अचानक निकू के धकेले जाने से 2 कदम पीछे हट गया और हैरानी से निकू को देखने लगा। निकू ने पहले तो सावर बंद किया और फिर अपने होठों को अपनी हथेली के पिछले भाग से रगड़ते हुए गुस्से से उसे कहा, तुमने मुझे किस हक से चूमा है, बताओ। मैं तुम्हारी बीवी भी नहीं हूँ। फिर तरुण ने कहा, पर तुम तो मेरी बीवी हो। तो निकू ने उसकी बात का मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम शायद भूल रहे हो कि दुनिया मुझे तुम्हारी बीवी के रूप में नहीं जानती है और घर में भी माँ यही समझती है कि मेरा पति कोई और है। तो आइंदा से मुझे ऐसे छूने की कोशिश भी मत करना। कहकर उसने वहीं रखे टॉवल को उठाया और खुद को उससे लपेट कर वॉशरूम से बाहर निकल गई। तरुण ने अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहा, बात तो ये सही कह रही है, अगर मैं इसे अपनी बीवी नहीं मानता तो फिर मैं इसे किस हक से किस कर रहा था। तभी तरुण की नज़र सामने मिरर पर खुद पड़ गई। अपने होठों को देखकर उसके हाथ खुद ब खुद अपने होठों की तरफ चले गए और उसके होठों पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई क्योंकि उसे वो वक्त याद आ गया जब वो निकू को खिस किए जा रहा था। निकू के होठों का सॉफ्ट टच फील करके तरुण को तो जैसे अपनी पूरी बॉडी में एक झुनझुनी का एहसास हुआ। तरुण ने अपने ही सर को टाइप करते हुए कहा, तरुण कंट्रोल क्या कर रहा है यार, तुझे हो क्या गया है और तुझे हो क्या गया था। तो निकू को किस कर रहा था, उस जंगली बिल्ली को। तभी उसके फेस पर टॉवल आकर लगा। तरुण ने अपने फेस से टॉवल हटाया तो सामने वॉशरूम के दरवाजे पर ही गुस्से से खड़ी हुई निकू को देखा और सारे से पूछा, क्या हुआ। तो निकू ने कहा, वॉशरूम से बाहर निकलो, मुझे चेंज करना है। और जंगली बिल्ली किसे कहा, अगली बार मुझे ऐसे टच हुआ भी ना तो जंगली बिल्ली जैसे घायल कर दूंगी, समझे। तरुण ने टॉवल को साइड में फेंकते हुए कहा, हाँ तो तुम्हें वापस किस करना कौन चाहेगा, वैसे भी बड़ा गंदा टेस्ट था, पता नहीं कैसे मैं ये कर बैठा। कहकर तरुण ने अजीब सा मुंह बनाया। निकू का तो मन हुआ कि वो तरुण का गला ही दबा दे। तरुण उसे चढ़ाना ही तो देखना चाहता था, इसलिए वो शरारत इस्माइल के साथ वॉशरूम से बाहर निकल गया। निकू ने तरुण को मनी मन ढेर सारी गालियां देते हुए एक तेज आवाज़ के साथ वॉशरूम का डोर बंद कर दिया। वहीं तरुण सीटी बजाते हुए बालकनी की तरफ चला गया। इस वक्त तरुण ने सिर्फ ब्लैक कलर की पैंट पहनी हुई थी। उसकी बॉडी अभी भी भीगी हुई थी लेकिन वो तो अभी भी निकू के ख्यालों में ही खोया हुआ था। भले ही वो निकू को जलाने के लिए कुछ भी बोले लेकिन आज तरुण के ऊपर जैसे निकू की करीबी का एहसास का नशा चढ़ा हुआ था। वहाँ चल रही मंद मंद हवा उसकी बॉडी से टच होकर उसे बहुत ही ठंडा सा फील करा रही थी, जैसे उसके बेचैन दिल को राहत पहुँचा रही हो क्योंकि उसकी बॉडी पर अभी भी पानी की बूंदें जमी हुई थी। तरुण रेलिंग्स के पास अपने दोनों हाथ टिकाए हुए आंख बंद किए इस हवा की ठंडक को महसूस कर रहा था। उसके होंठों पर अभी भी वही प्यारी सी स्माइल नजर आ रही थी। अब तरुण को भी इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि चाहे कुछ भी हो पर निकू उसके लिए बहुत खास बनती जा रही थी और तरुण भी निकू की करीबी को एंजॉय करता था। दूसरा दिन आज संडे का दिन था। वहीं दोपहर के वक्त रणविजय अपने हाथों में 3-4 बैग थामे हुए श्री के पीछे पीछे चल रहा था। श्री मुंह फुलाए हुए आगे की तरफ कदम बढ़ाई जा रही थी। रणविजय ने उसे रोकते हुए कहा, यार श्री बस भी करो, कितना गुस्सा करोगी यार, हो गई ना गलती, मान ली ना, सॉरी। श्री ने पलट कर रणविजय की तरफ देखा और कहा, कैसे गलती मानी तुमने रणविजय, पहली बात तो तुम्हें ये हरकत करनी नहीं चाहिए थी। आखिर उस बेचारी ने कहा भी क्या था। तो रणविजय ने कहा, देखा नहीं वह कमीना कैसे तुम्हारी तारीफों पर तारीफ किए जा रहा था। श्री ने हैरानी से कहा, अरे तारीफ ही तो कर रहा था, कोई गालियाँ तो नहीं दे रहा था ना। रणविजय ने कहा, वो तारीफ ही नहीं कर रहा था, तुम्हें पटा भी रहा था, तुम्हें पता नहीं चलता है क्या। श्री आज रणविजय को एक
लोकल मार्केट में लेकर आई थी, वो भी ऑटो से। और ये श्री की डिमांड थी। वो आज पूरा दिन एक नॉर्मल कपल की तरह बिताना चाहते थे। और रणविजय के लिए तो ये सब बहुत मुश्किल था, लेकिन श्री के लिए नहीं था। लेकिन श्री चाहती थी कि रणविजय उसकी दुनिया के बारे में भी जाने। रणविजय ने कहा, देखो, तारीफ करना सिर्फ एक बार के लिए होता है। उसने तो पूरा लव लेटर ही तुम्हें सुना दिया, और साथ ही साथ बार बार तुम्हें अपने साथ कॉफ़ी के लिए बोल रहा था। क्या उसे समझ में नहीं आ रहा था कि तुम मेरी हो? तुम उसके साथ कॉफ़ी पर कैसे जा सकती हो? तो श्री ने अपना माथा पीटते हुए कहा, रणविजय, तो मैं कौन सा कॉफ़ी पर चली गई थी? मैंने उसे मना कर दिया था ना। ये बार बार ना जेलस लवर की तरह हरकतें करना बंद करो। रणविजय ने धीरे से कहा, वो तो मैं हूँ और हमेशा रहूँगा। मेरे अलावा कोई और तुम्हारी खूबसूरती की तारीफ़ करे, ये मुझे पसंद नहीं। रणविजय ने ये कुछ अंदाज में कहा था कि श्री, जो अभी तक गुस्से से उसे घूर रही थी, अब ना चाहते हुए भी उसके होठों पर स्माइल आ गई। रणविजय वाकई में किसी कॉलेज बॉय की तरह हरकतें करता था। आज के दिन रणविजय को देखकर लगता ही नहीं था कि ये वही रणविजय है जिसने किसी वक्त पर श्री को काफ़ी टॉर्चर किया होगा। ऐसा लग रहा था जैसे वो दोनों ही कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हों और रणविजय अपनी न्यूली गर्लफ्रेंड को मनाने की कोशिश कर रहा हो। श्री ने उसके हाथ से कुछ बैग लेते हुए कहा, अच्छा बस बस, अब ज़्यादा मुंह मत बनाओ और जल्दी से कोई ऑटो रोको। रणविजय ने कहा, कैसे रोकूं ऑटो? श्री ने कहा, अरे तुमने देखा नहीं था मैंने कैसे रोका था, वैसे ही रोको ना। रणविजय ने गहरी सांस ली और कहा, आने जाने वाले ऑटो को हाथ दिखाकर रोकने लगा। उसमें से एक ऑटो ने आकर उसके सामने ही अपना ऑटो रोका और पूछा, साहब कहाँ जाना है? तो रणविजय ने कहा, यहाँ आसपास कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट है क्या? तो ऑटो वाले ने कहा, साहब यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक बढ़िया सा रेस्टोरेंट है, वहाँ का खाना भी अच्छा है, आप कहे तो मैं आपको वहीं ले चलूँ? श्री ने कहा, रणविजय, ये तो मैं भी जानती हूँ ना। अब बैठो ऑटो में, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? फिर ऑटो वाले ने कहा, नहीं भैया, हमें उस रेस्टोरेंट नहीं जाना है। फिर ऑटो वाले से श्री ने कहा, भैया हमें उस रेस्टोरेंट नहीं जाना है, जहाँ मैं बता रही हूँ वहाँ लेकर चलो। कहकर श्री भी रणविजय के बगल में ही बैठ गई। रणविजय ने हैरानी से कहा, तुम्हें बड़ा पता है इस एरिया के बारे में? तो श्री ने कहा, अरे मैं तो अक्सर दी के साथ यहाँ शॉपिंग के लिए आया करती थी, इसलिए इस एरिया के चप्पे चप्पे को जानती हूँ। कुछ ही देर में ऑटो वाले ने अपना ऑटो बढ़ा दिया। रणविजय के लिए आज का दिन एक खास एक्सपीरियंस बनने वाला था, क्योंकि इससे पहले कभी भी उसने ना तो ऑटो से सवारी की थी और ना ही कभी इस तरह से लोकल मार्केट में शॉपिंग के लिए आया था। उसने तो ये सब कभी शिवांगी के लिए भी नहीं किया था, जो आज वो श्री के कहने पर उसके लिए कर रहा था। पर उसे ये सब करते हुए बड़ा भी मज़ा आ रहा था, एक अलग ही अनुभव जो मिल रहा था उसे, और श्री के लिए तो कुछ भी करने को तैयार था। कुछ ही देर बाद उनका ऑटो इस एरिया के एक अच्छे से रेस्टोरेंट के सामने खड़ा हुआ। श्री ने बाहर आते हुए कहा, चलो हमें इसी जगह आना था। रणविजय ने बाहर आकर उस रेस्टोरेंट की तरफ देखा, जो भले ही छोटा था पर देखने में काफ़ी अच्छी जगह लग रही थी। रणविजय ने 500 का नोट ऑटो वालों की तरफ बढ़ाते हुए कहा, लो भैया आपके पैसे। ऑटो वाले ने कहा, मेरे पास खुले नहीं है। तो रणविजय ने कहा, कोई बात नहीं, रख लो। तो श्री ने कहा, ऐसे कैसे रख लो? क्यों भैया, कितने पैसे हुए आपके? तो ऑटो वाले ने कहा, मैम 100 रुपये। तो श्री ने कहा, रुकिए, मैं आपको अभी आकर पैसे खुला करके देती हूँ। रणविजय ने कहा, क्या कर रहे हो श्री, दे दो उसे। तो श्री ने कहा, ऐसे कैसे दे दूँ? पैसे बड़ी मेहनत से कमाए जाते हैं, अगर ज़्यादा पैसे हो तो मतलब ये नहीं कि उसे उड़ाओ, पैसे बचाना सीखो रणविजय। कहकर श्री दंदनाते हुए रेस्टोरेंट के अंदर चली गई। रणविजय उसे जाते हुए देखा, तभी ऑटो वाले ने कहा, साहब आपकी वाइफ बड़ी तेज़ है, क्या ये घर पर भी ऐसे ही हुक्म चलाती हैं? रणविजय कुछ कहने ही वाला था कि तभी कहते कहते रुक गया। फिर बेचारी वाली शक्ल बनाते हुए कहा, हाँ भाई साहब, वाकई में मेरी वाइफ पूरी हिटलर है, इसके आगे तो मेरी एक भी नहीं चलती है, घर पर सिर्फ इसी का ही राज चलता है। तो ऑटो वाले ने भी अपना दुखड़ा सुनाते हुए कहा, साहब सारी बीवियाँ एक जैसी ही होती हैं, मेरी बीवी भी ऐसी ही है, घर जाते ही सारा कमाई अपने हाथ में ले लेती है और एक एक पैसे का मुझसे हिसाब भी मांगती है। रणविजय ने कहा, सच में भाई, तेरा दुख तो मेरे दुख से भी बड़ा है, पर जो भी हो मेरी बीवी मुझे बहुत प्यार करती है। तो ऑटो वाले ने भी शर्माते हुए कहा, साहब वो तो मेरी बीवी भी करती है। तो दोस्तों, आगे अब इस कहानी में क्या होने वाला है ये जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग ज़रूर सुनिए, जो जल्दी इस चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा।